please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने रक्षा सौदों की संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 1 साल से सेना का बजट कम करके उनके मनोबल को गिराया है। रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक के पक्ष में है और सेना के साथ खड़ी है, लेकिन बीजेपी सरकार सेना के जरिए राजनीति बुनाने की कोशिश में है। अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंस, पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स द्वारा भारी भरकम प्रचार प्रसार करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा श्रेय सेना की बजाय भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को दे डाला। देश के लिए जान की बाजी तो सैनिकों ने लगाई, परंतु भाजपा ने महिमा मंडन किया मोदी जी का। भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने तो हद ही कर डाली जब सेना के 70 सालों के गौरवशाली इतिहास और बलिदान का अपमान करते हुए 7 अक्टूबर 2016 को दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में यहां तक कह डाला कि 68 सालों में भारतीय सेना पहली बार एलओसी के पार गई है, और यह भी भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वो सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठाएंगे। करीब 2 साल पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में घुसकर हुई सर्जिकल स्ट्राइक का अब एक वीडियो सामने आया है। एलओसी पार करके हुई सर्जिकल स्ट्राइक का ये वीडियो पहली बार सामने आया है, जिसने इस पर सवाल उठाने वालों का मुंह बंद कर दिया। क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में हुई सर्जिकल स्ट्राइक का ये वीडियो सेना के ड्रोन और कमांडरों के हेलमेट पर लगे कैमरों ने ही रिकॉर्ड किया था। ये वीडियो सर्जिकल स्ट्राइक के समय आतंकियों के 4 ठिकानों की तबाही का सबसे बड़ा सबूत है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। इस वीडियो में कमांडो के हमले से पहले आतंकियों की लॉन्चिंग पैड की तस्वीर है, तो हमले के समय उनकी तबाही का मंजर भी है, जो 29 सितंबर 2016 की सुबह 6 बजे आया था, जब पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में घुसे सेना के कमांडो ने हमला शुरू किया। ये सर्जिकल स्ट्राइक उन लॉन्चिंग पैड पर हुई थी जहां पाकिस्तान ने जैश, लश्कर और हिज़्ब के आतंकियों को भारत में घुसपैठ करवाने के लिए इकट्ठा किया था। लेकिन सेना के कमांडो ने इतना जबरदस्त हमला बोला कि उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। वीडियो के शुरू में ही नक्शे पर सर्जिकल स्ट्राइक का निशाना नंबर 1 सामने आया। फिर ड्रोन से रिकॉर्ड की गई तस्वीर में इस पर निशाने की जानकारी देने वाले अहम डेटा दिखे। अगले पल हेलमेट पर लगे कैमरे से ली गई उसी निशाने की तस्वीर आई। वहां घुसपैठ की तैयारी कर रहे कुछ आतंकी भी दिखे। इसके बाद इस निशाने पर हमले के वक्त और उससे पहले की तस्वीर एक साथ दिखी। फिर सामने आती है झोपड़ी नुमा कैंप की तबाही, जब एक धमाके से वो उड़ गया। फिर तो जैसे वहां दिवाली ही शुरू हो गई। एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसमें आतंक का ये लॉन्चिंग पैड पूरी तरह से तबाह हो गया। ये तबाही ड्रोन से रिकॉर्ड हुए वीडियो में भी दिखी, जिसमें बाकी के 3 निशानों की तबाही को भी सिलसिलेवार तरीके से दिखाया गया, जो 18 सितंबर 2016 को उरी के आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हुए हमले का बदला था, जिसमें सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। भारत ने इसका जवाब आतंक के 10 लॉन्चिंग पैड को तबाह करके लिया, जिसमें 40 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तानी सेना के कुछ जवान भी कमांडो का निशाना बने थे। हालांकि शर्म से बचने के लिए पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की बात को नकारता आया है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान भी झूठ नहीं बोल पाएगा। वीडियो में सर्जिकल स्ट्राइक के दूसरे निशाने की तबाही को भी ड्रोन और कमांडो के हेलमेट पर लगे कैमरे से रिकॉर्ड हुई तस्वीरों के साथ दिखाया गया। धमाकों के बाद वहां से ऊपर उठती धुएं की लकीर भी दिखती है। सर्जिकल स्ट्राइक के तीसरे निशाने की तस्वीर में कुछ आतंकी भी दिखे। अगले पर ड्रोन से रिकॉर्ड की गई तस्वीर में वहाँ कमांडो का कहर टूटता हुआ दिखता है। चौथे निशाने की भी ड्रोन से ली गई तस्वीर है, जिसमें कुछ लोग दिखते हैं। फिर उनके आसपास धमाका होने लगा, जिससे वहाँ तबाही मच गई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में डूंगरी नदी के तेज बहाव में फंसे 2 लड़कों को रस्सी की मदद से बचाया जाने लगा। बताया जा रहा है कि नदी में नहाने गए दोनों लड़के अचानक जलस्तर बढ़ने से उसमें फंस गए, जिन्हें पहले इलाके के लोगों ने निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर पुलिस की टीम को बुलाया गया। इसके बाद नदी के एक छोर पर खड़े लोगों ने पुलिस वालों की मदद से दोनों लड़कों तक रस्सी और लाइफ जैकेट पहुंचाई। नदी के तेज बहाव में फंसे 2 लड़कों में एक ने पहले रस्सी के सहारे चलकर नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से उसे कामयाबी नहीं मिली। हालांकि बाद में दोनों लड़कों ने रस्सी पर रेंग कर नदी को पार किया। इस दौरान पुलिस के रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए लोगों की भीड़ नदी के आसपास इकट्ठा हो गई।
पीएम मोदी आज यूपी में संत कबीर की नगरी मगहर के दौरे पर हैं। पीएम मोदी थोड़ी देर पहले लखनऊ पहुंचे हैं। पीएम मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। पीएम आज सबसे पहले संत कबीर की समाधि स्थल पर जाएंगे, जिसके बाद वो उस गुफा का दर्शन करेंगे जिसे कबीर की गुफा कहा जाता है। मगहर में पीएम 24 करोड़ की लागत से बन रहे संत कबीर एकेडमी का शिलान्यास भी करेंगे, जिसके बाद वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के अलावा इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे समेत कई नेता भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में एनएसयूआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर सुरक्षा बल ने लाठीचार्ज कर दिया। ये लोग वहां पर यौन शोषण के आरोपों में घिरे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे। लेकिन उनके प्रदर्शन को बेकाबू होते देख दिल्ली पुलिस के साथ तैनात सुरक्षा बल के जवानों ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी, क्योंकि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बार बार रोकने के बावजूद वहां लगे बैरिकेड हटाने की कोशिश की। लाठीचार्ज होते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई। लाठीचार्ज से घबराकर भाग रहे कुछ कार्यकर्ता जमीन पर भी गिर गए, लेकिन कुछ देर बाद एबीवीपी के कार्यकर्ता दोबारा लौटे और वहीं धरने पर बैठ गए। सुरक्षा बल के जवानों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को फिर से खदेड़ा और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। लेकिन इससे पहले एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और यौन शोषण के आरोपी एनएसयूआई अध्यक्ष को बर्खास्त कर जेल भेजने की मांग की, जिसके लिए एबीवीपी के कार्यकर्ता एनएसयूआई दफ्तर के बाहर लगे बैरिकेड पर चढ़ गए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में फिरोज खान के विरोध में लिखे पोस्टर भी ले रखे थे। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। फिरोज खान पे राहुल गांधी चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई अध्यक्ष के बहाने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। एक तरफ कांग्रेस के नेता कास्टिंग काउच की बात करती है, दूसरी तरफ अब ऐसे चैट वायरल होते हैं एनएसयूआई की तरफ से, जो साफ समझ में आते हैं किस तरीके के फेवर एनएसयूआई मांगती है। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई की एक महिला कार्यकर्ता ने एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद एबीवीपी को एनएसयूआई को घेरने का मौका मिल गया। लखनऊ में हुई यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें जाति के आधार पर जनगणना कराने के फैसले पर सियासी घमासान शुरू हो गया। क्योंकि कैबिनेट बैठक के बाद योगी सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए 3 महीने के अंदर जाति के आधार पर जनगणना पूरी करने की दलील दी। मुख्यमंत्री जी ने इस पे निर्णय लिया था कि ये जो छूट गए हैं लाभार्थी, उनका भी जल्दी से जल्दी सर्वे किया जाए। लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले को समझ से परे बताते हुए यूपी सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। उन भाई बहनों को वंचित रखा जाएगा जो किसी वर्ग से आते हैं। विपक्ष सरकार के इस फैसले में सियासी साजिश देख रहा है। उसका आरोप है कि सरकार टिकट बंटवारे में इस जनगणना की मदद लेगी। झारखंड की खूंटी से बीजेपी सांसद और पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा के घर से अगवा 3 जवानों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कल खूंटी के घांगरा गांव समेत आसपास के कई गांवों में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन ना तो अगवा जवानों का ही और ना ही पत्थलगड़ी से जुड़े नेताओं का ही कुछ पता चल पाया। अगवा जवानों को खोजने के लिए सुरक्षा बल की 20 कंपनियों को लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक तीनों जवान अभी तक सुरक्षित हैं और उन्हें रिहा करवाने के प्रयास लगातार जारी हैं। हम सारी सावधानियां और आवश्यक जो अलर्टनेस बरतना है उसके साथ ही कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पास सूचनाएं हैं और हमें आशा है कि हम अपने जवान को सकुशल छुड़ा लेंगे। रहने के लिहाज से मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। दुनिया के तमाम बड़े शहरों में होने वाले खर्च के आधार पर हर साल होने वाले एक सर्वे में यह दावा किया गया। सर्वे के मुताबिक हांगकांग ऐसा शहर है जहां रहना दुनिया में सबसे महंगा है। दूसरे नंबर पर जापान की राजधानी टोक्यो है। तीसरे नंबर स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख का है। चौथे नंबर पर सिंगापुर है जहां गुजर बसर करना सबसे महंगा है। और 5वां नंबर इस लिस्ट में दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल को मिला। तो भारत की राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई को लिस्ट में 55वें पायदान पर रखा गया है, जबकि एक साल पहले मुंबई का 53वां नंबर मिला था। वहीं दिल्ली इस लिस्ट में 103 नंबर पर। हालांकि भारत के शहरों में सबसे महंगे रहन सहन के मामले में मुंबई के बाद दिल्ली दूसरे नंबर पर। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। बुधवार शाम से हो रही लगातार बारिश के बाद खराब मौसम की वजह से पहलगाम के नुन बांध कैंप पर तीर्थ यात्रियों को रोका गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तेज बारिश की आशंका जताई है। पहलगाम और बालटाल से आगे आज से ही यात्रा शुरू होनी थी।
उत्तर प्रदेश की गोंडा में बड़ी तादाद में जुटे लोग एक ट्रैक्टर के शोरूम में लगी आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। बताया जा रहा है कि वहां एक शादी समारोह में हो रही आतिशबाजी से शोरूम में आग लगी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैली और उसकी चपेट में पूरी इमारत आ गई। बताया जा रहा है कि वहां पास में ही एक मैरिज हॉल में आतिशबाजी हो रही थी, जहां से चिंगारी ट्रैक्टर शोरूम तक पहुंची। आरोपी की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां देर से पहुंची। हालांकि दमकल कर्मियों ने पहुंचते ही मोर्चा संभाल लिया, लेकिन तब तक शोरूम में लाखों का सामान जलकर राख हो गया, जिसमें कई ट्रैक्टर भी शामिल हैं। आसपास कहीं कोई नुकसान नहीं और किसी तरह की जानहानि भी नहीं है। 3 ट्रैक्टर में जरूर जलने का संज्ञान आया है। दमकल कर्मियों के साथ पुलिस की टीम भी आग बुझाने में जुटी रही और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। चीन में काओयांग शहर की एक इमारत में एक दमकल कर्मी धू-धू कर जल रहे गैस सिलेंडर को उठाकर भागने लगा। इस इमारत की 9वीं मंजिल पर गैस सिलेंडर में आग लगने से दहशत मच गई, जिसकी सूचना मिलने के बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मियों में एक बिना समय गंवाए गैस सिलेंडर उठाकर भागने लगा। सिलेंडर से गैस निकल रही थी, जिसकी वजह से उससे आग की लपटें निकल रही थी। दमकल कर्मियों को सिलेंडर फटने का भी डर था। यही वजह थी कि सिलेंडर फटने से पहले ही दमकल कर्मियों ने उसे इमारत से बाहर निकालने का फैसला लिया। हालांकि ये फैसला खतरनाक था, फिर भी सिलेंडर उठाकर भाग रहा दमकल कर्मी बिना डरे सीढ़ियों से होकर 9वीं मंजिल से उतरने लगा। थोड़ी देर में दमकल कर्मी भागता हुआ इमारत से बाहर निकल गया। उसने जल रहे सिलेंडर को इमारत के बाहर एक खाली जगह पर रख दिया, जिसके बाद दूसरे दमकल कर्मी ने जलते गैस सिलेंडर पर पाइप की मदद से पानी की बौछार की। कड़ी मशक्कत के बाद गैस सिलेंडर में लगी आग बुझा ली गई। सेना की सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने वीडियो आने के वक्त पर सवाल उठाकर सरकार पर हमला बोल दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए सेना ने 2 साल पहले सितंबर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसका वीडियो सामने आने के बाद सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई। कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सेना को बधाई तो दी, लेकिन इसका क्रेडिट सरकार को देने से इनकार कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक तो यूपीए सरकार में भी हुई है, ये बड़ी बात नहीं है, इसमें श्रेय किसी सरकार को नहीं जाता है। वहीं सलमान खुर्शीद ने इस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो सामने आने पर ताज्जुब जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट किया कि इसे प्रोपेगेंडा के मकसद से सामने लाया गया, क्योंकि रणनीतिक कदम को गुप्त रखना चाहिए ताकि दुश्मन को चौंकाने का फायदा मिल सके। गलत इरादे वाली राजनीति या पारदर्शिता की ईमानदार कोशिश। पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए शाबाशी चाहते हैं। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी से नाराज चल रहे साथी दल जेडीयू ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाए। विपक्ष में शामिल कई दलों ने सर्जिकल स्ट्राइक से मिले फायदे पर सवाल खड़े किए, जिनका मानना है कि सर्जिकल स्ट्राइक बेशक सफल रही थी, लेकिन सरकार युद्ध विराम उल्लंघन और आतंक की साजिशों पर लगाम नहीं लगा सकी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पिछले 1 साल में की सीज फायर वायलेशंस पाकिस्तान की तरफ से बढ़ते गए हैं। एनसीपी ने भी जेडीयू के सुर में सुर मिलाकर सर्जिकल स्ट्राइक से मिले नफे नुकसान का लेखा जोखा देने की मांग की। जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ वो संदेह के घेरे में रहा, का ऑडिट होना चाहिए। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक पर हो रही सियासी घेरेबंदी के बीच जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर का रुख सरकार के लिए राहत बनकर आया। जेडीएस ने सर्जिकल स्ट्राइक पर बहस की सही जगह संसद को बताया और इस पर सार्वजनिक बयानबाजी कर रहे दलों की आलोचना की। 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के जनाधार को राज्य में मजबूत करने के लिए अमित शाह वहां के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ आज बैठक भी करेंगे। बीजेपी ने हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में टीएमसी के खिलाफ यहां बढ़त हासिल की थी। बीजेपी का आरोप है कि पुरुलिया में टीएमसी के लोग पंचायत चुनाव के पहले और बाद में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रहे हैं। जनसभा से पहले अमित शाह प्रसिद्ध तारापीठ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा वो उन कार्यकर्ताओं के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे जिनकी हाल ही में संदेहास्पद परिस्थितियों में हत्या हुई। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस वाले कुछ लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे। ये लड़के सिपाही भर्ती के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतर आए और डाक बंगला चौराहे पर जाम लगाकर इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इससे पहले इन लड़कों ने हाथों में बैनर लेकर एक मार्च निकाला। इसके बाद इन लोगों ने एक मानव श्रृंखला भी बनाई, जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक जैम की समस्या खड़ी हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से उलझ गए और सड़क पर बैठकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई से बचने के लिए लड़के इधर उधर भागने लगे, जिससे डाक बंगला चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद लड़के और उग्र हो गए और आरोप है कि उन्होंने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। लिहाजा पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए तोड़फोड़ कर रहे लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया।
इस बीच कुछ लड़के पिटाई से बचने के लिए दुकानों में घुस गए, जिन्हें पुलिस ने दुकानों से निकालकर पीटा। इतना ही नहीं, कुछ लड़कों ने पुलिस की पिटाई से बचने के लिए एक गली में शरण ली, लेकिन पुलिस वाले वहां भी पहुंच गए और उन्होंने गली में छिपे लड़कों को जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि पुलिस के लाठीचार्ज में कई लड़के घायल हो गए।